हेलो गाइज, गुड इवनिंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, शुक्रिया। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से। दोस्तों, आपको पता है कि आपका 2 एग्ज़ाम है, ठीक है, वो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आने वाले फ्यूचर दिशा की दशा तय कर देता है कि आपका जो परिणाम होगा, यही परिणाम ही आपकी दिशा आगे फ्यूचर की जो रास्ते हैं उनको क्लियर कर देगा, ठीक है। क्योंकि इंटर ही एग्ज़ाम वह प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और उसके बाद अन्य कंपटीशन एनडीए, ठीक है, या जो अन्य भी बहुत सारे विकल्प रास्ते खुल जाते हैं कि यहाँ से आप एलिजिबल हो जाते हो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यह एग्ज़ाम जो है आपके लाइफ का एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो या बहुत गड़बड़ बना सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड होता है कि आप अपने को आगे चल कर के ब्राइट फ्यूचर, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आज कितना आप वर्क कर लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। क्योंकि आने वाला कल जो होता है वो आज के वर्तमान पर डिपेंड होता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि भविष्य की नींव वर्तमान में बनती है, ठीक है। तो कैसे भविष्य की नींव वर्तमान में बनती है, ये भी आप समझने का प्रयास करिए कि अगर आज हम सो रहे हैं, ठीक है, अगर आज हमने मेहनत नहीं किया, आज हमने हार्ड वर्क नहीं किया, अगर आज हम नहीं पढ़े 8-10 घंटा, तो कल जब आपका एग्जाम होगा तो क्या उस समय आप पेपर में कॉपी में लिखेंगे? और नहीं लिखेंगे तो उस समय आप अपने आप को हाथ मलते रह जाएंगे और बहुत पछताएंगे, और वही रिजल्ट आपको जब मई जून पीरियड में निकलेगा तो आपका रोना आएगा और वहीं से सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे और आगे चल करके आपके दिशा और दशा सब खराब हो जाएगा। इसलिए बेटा, सभी लोग जो भी अब भी शुरुआत नहीं किए हैं वो आज से लग जाएं, अब से लग जाएं, और एक बार फिर से दृढ़ कॉन्फिडेंट होकर के, अर्थात एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के, डिटर्मिनेंट होकर के एक अपने से एक प्रेरणा लीजिए, अपने आप को एक तरह से मोटिवेट करिए अंदर से, ठीक है। मोटिवेट करिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अर्थात अगर आज आपने मेहनत नहीं किया, आप सोचो अंदर से कि अगर आज हमने मेहनत नहीं किया तो हम परीक्षा में क्या लिखेंगे। परीक्षा में कैमरे लग गए हैं और सरकार भी बदल गई है, तो किसी तरह का कोई सिस्टम आपको मिलने वाला नहीं है। और प्रयास करिए कि किसी सिस्टम पर डिपेंड भी ना होइए, अपने आप को आज के ही समय में भविष्य में एग्जाम देना है, अर्थात अप्रैल मई में, तो आज का जो वर्तमान है इस दिन इतना मेहनत कर दो, इतना आप अपने आप को मांस दीजिए, पूरा 6 से 8 घंटे आप अपने आप को इस तरह से दे दीजिए दोस्तों कि कहीं भी एग्जाम में आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और आप जैसे ही पेपर पाएं आपका जो पेन है वो रुके ना तब तक जब तक कि मंजिल को पार ना कर जाए, मंजिल तक पहुंच ना जाए, अर्थात सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। फिर देखिए आपके अंदर एक गजब सा उत्साह, जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपके अंदर कोई भय, कोई डर नहीं रहेगा, एक उत्साह रहेगा, एक अंदर से जिज्ञासा रहेगी। लेकिन जो मेहनत नहीं करेंगे बेटा आज के समय में, तो वो निश्चित तौर पे कल रोएंगे, और इसमें कोई दो ना रही है। और आगे चल करके माँ बाप भी क्या करेंगे, पढ़ाई के सारे रास्ते बंद करा के कहीं ना कहीं आपको वर्क पे लगा देंगे, फिर जिंदगी आगे बेकार हो जाएगी दोस्तों। इसलिए उठो, जागो और लक्ष्य पर टिक जाइए। लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपने सुना भी होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है दोस्तों कि लक्ष्य को पाने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए, कल को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, उठो, जागो और तब तक चलो, ठीक है, या तब तक भागो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि जनवरी से ही हम क्या करेंगे, जो अभी तक मैंने दिसंबर, नवंबर, जो अब तक सोए थे, आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे थे, अब उठिए, जागिए। उठने का मतलब है शुरू हो जाइए, जागने का मतलब पढ़ाई शुरू कर दीजिए और रेगुलर, और तब तक ना रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए, अर्थात जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो ना जाए तब तक आप पर डे 10 घंटा मेहनत करिए। और मेहनत करने के बाद आप देखिए आप में एक अलग सा आत्मविश्वास
पास होगा, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में एक अलग स्टूडेंट के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे हैं, मैं मानता हूं कि हर आदमी 10 घंटा मेहनत नहीं कर सकता है, हर बच्चा नहीं कर सकता है, लेकिन 10 घंटे नहीं कर सकते हो, 8 घंटे करो, 6 घंटे करो, 5 घंटे करो, 5 विषय हैं, हर विषय पे 1-1 घंटा दीजिए, तब भी पर्याप्त समय है आपका। दोस्तों सपोज करिए एक विषय में आप रोज 5 क्वेश्चन मात्र तैयार करते हो, तो अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इधर का 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 मंथ, 15 फरवरी से 15 मार्च 2 मंथ, 15 मार्च से 15 अप्रैल, लगभग 3 महीने का कुछ बच्चे स्टूडेंट लगभग एग्जाम अप्रैल में ही होना है, 2.5-3 महीने के समय 90 दिन अगर हम ले लें, तो 90 दिन में अगर रोज 5 क्वेश्चन तैयार करते हो तो 9×5 = 45, 450-500 क्वेश्चन आपके रेडी होंगे। और 500 क्वेश्चन भी अगर रेडी कर लेते हो तो आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि 80+ लाया तो क्या लाया, जब तक 90+ आप नहीं करके आते हो तब तक कोई मतलब नहीं होता है। अगर लक्ष्य 90+ है तो 80+ जरूर क्रॉस कर जाएंगे, और अगर दोस्तों 80+ का लक्ष्य रखते हो तो फिर हो सकता है कि 70 या 75 रह जाओ। इसलिए लक्ष्य को जितना बड़ा कर सको उतना बड़ा रखो, क्योंकि बड़ा लक्ष्य करने से थोड़ा सा आपको लक्ष्य जो होता है प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। इसलिए लक्ष्य को कभी छोटा मत रखो, लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखो गाइस। ठीक है, तो मैं आपको इतना मोटिवेट कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सर इतना लेक्चर क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, ये लेक्चर नहीं है जो अभी तक आप सोए हुए हो, आपको दरअसल बूस्ट करना पड़ता है क्लास में, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा, अभिभावक के द्वारा। क्योंकि वही हनुमान जी वाली बात है कि हनुमान जी को एक बार जब सल को उन्होंने क्या लड्डू समझ के खा लिया था, तो वहां पर उसमें श्राप मिल गया था कि आपको जब तक कोई आपके बल का आभास या अभिमान याद नहीं कराएगा तब तक आप अपने बल को नहीं जान पाओगे कि आप इतने शक्तिशाली हो। उसी तरह से दोस्तों हर पुरुष के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर स्टूडेंट्स के अंदर, हर छात्र छात्राओं के अंदर एक छिपी हुई ऊर्जा है, आत्मबल है, आत्मसम्मान है। उसे समझने का प्रयास करिए, उसे जानने का प्रयास करिए, उसे जगाने का प्रयास करिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड ये जल्दी तो होते नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर पेरेंट्स कहें, टीचर्स कहें, भाई कहे, अगर आपको मोटिवेट करता है तो आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि यार बढ़ना चाहिए, चलो आज से मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद फिर से ठंडे बस्ते में सब चला जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बूस्ट कर रहा हूं कि हर वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बूस्टर देते रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको चाहते हैं कि आप एकदम से लग जाइए, पूरी तरह से लग जाइए, जुड़ जाइए, और पूर्ण रूप से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, हिंदी, अंग्रेजी, कुछ भी हो, सब पर सब कम से कम 2 घंटे का मेहनत कीजिए हर विषय पर। आप देखिएगा 3 महीने बाद आपके जब क्वेश्चन रेडी होगा, आप एकदम ऐसे जबान पर, आप कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप ऐसे उड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पेड़ों को भी नए पत्ते पाने के लिए पुराने पत्तों को गिराना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपका भी कोई लक्ष्य है, कोई मंजिल है कि हम बेहतर करें, तो आज के जो आपके जीवन शैली है उस पर बदलाव करिए। आपका जो कार्य करने का ढंग है कि आप 8 बजे सो के उठ रहे हैं, 7 बजे सो के उठ रहे हैं, 2 घंटा इधर उधर पढ़ रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख, ये सब मत करिए। तुरंत पुराने आदत को छोड़ो और नए आदत को आप क्या करिए, तुरंत नया टाइम टेबल बनाइए और आज से ही बनाइए और लग जाइए। निश्चित मैं दावा करता हूं अगर आज लग गए आप तो आपको कोई भी 90+ लाने से रोक नहीं सकता है गाइस। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। दोस्तों मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सभी को फिर से एक बार शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। एक बार अगर आप वीडियो पे बने हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो हमारा अनसॉल्व क्वेश्चन 2020 का अभी तक चल रहा था WZ वाला, उसी जेड का जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कुछ बच गया था, आज उसी सेक्शन को हम लोग फिर से करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों, मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाइए, या मेंडल के पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स, दैट सिंपल यार, पढ़ाया था, बताया था, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी इसे बाय फिगर करके पूरा बताया। पृथक्करण का नियम अर्थात विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, युग्मका को शुद्धता का नियम भी कहते हैं,
हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो ये क्या है, आई होप कि आप समझे होंगे, आप वीडियो देखे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपके मन में कुछ बातें आ रही होंगी। तो आइए हम इसको देखते हैं कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या होता है। ठीक है, तो अब सिंपल है, ज़्यादा रटना नहीं है। पहले दोस्तों देखो, पृथक्करण मीन्स क्या होता है, आपको पता है, अलग होना। क्या होना, अलग होना। भाई कौन अलग होगा, जो पहले से ही अलग है वो क्या अलग होगा। इसका मतलब है कि कोई दो ऐसे भिन्न लक्षण या कैरेक्टर कारक है जो आपस में मिले हैं, उन्हीं का अलग होना क्या कहलाता है, पृथक्करण। लेकिन मेंडल के प्रयोग में कहाँ से ये बात आ गई, किस स्टेप पर, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं कि मेंडल का जो पहला प्रयोग था, ठीक है, यहां से हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, मेंडल का जो पहला प्रयोग, ठीक है, मेंडल का पहला प्रयोग, अर्थात पहले प्रयोग को एक शंकर प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें मेंडल ने क्या किया था, याद है कि आपने मेंडल ने इसमें क्या किया था, मेंडल ने इसमें दो मटर के पौधे लिए, ठीक है, दो भिन्न लक्षण वाले, एक ही आनुवंशिक कारक के दो भिन्न लक्षण वाले क्या किया, मटर का पौधा लिया, जिसमें एक लांग था और एक शॉर्ट था, अर्थात एक लंबा और एक बौना था। ठीक है, लंबे तने वाले को मेंडल ने कैपिटल टी से डिनोट किया और बौने वाले को स्मॉल टी से। ठीक है, ये क्या है, बौना पौधा, और ये क्या है, लंबा पौधा। ठीक है, मेंडल ने इस लंबे और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया तो इसमें जो पौधे मिले वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, लंबे मिले। ठीक है, और इससे मेंडल ने क्या नाम दिया, F1 पीढ़ी का नाम दिया। क्या नाम दिया, F1 पीढ़ी का नाम दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस लंबे वाले पीढ़ी के पौधे को फिर से उगाया सेकंड जनरेशन के लिए, F2 पीढ़ी के लिए, तो वहां पर मेंडल को 3:1 अर्थात कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये तीन आपको मिले क्या, ठीक है, ये 3 है और ये क्या है, 1 है। तो ये 3 क्या है, लंबे हैं, और ये एक क्या है, बौना पौधा है। अर्थात देखिए यहां पर क्या था, F1 पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ लंबा मिला, तो इसको जब मैंने फिर से हुआ F2 पीढ़ी के लिए तो सिर्फ लंबा ही मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार बौना भी मिल गया। तो बौना कहाँ से आया, इसका मतलब बौने का भी आनुवंशिक कारक इसमें था लंबे वाले में। लेकिन वो क्या किया कि जब लंबे बौने दोनों कारक होते हैं तो लंबा वाला ही अपने आप को दिखाता है, फिनोटाइप करता है, बौना वाला नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, नेक्स्ट जनरेशन में जब उसे अवसर मिलता है तो बौना वाला अपने आप को क्या कर लिया, पृथक कर लिया। कहाँ पृथक किया, यहाँ लंबा बौना मिला है, इसमें तो बौना नहीं मिला, सिर्फ लंबा मिला है। तो इसका मतलब है इसमें बौनापन अपने आप को पृथक नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ लंबा वाला अपने आप को दिखा रहा है। तो यहाँ से जो नियम निकला वो क्या निकला था, प्रबलता और प्रभाविता का नियम, मेंडल का पहला। लेकिन यहाँ से जो देख रहे हो 3:1 के अनुपात में मिल रहा है, तो ये बौना अलग कर ले रहा अपने आप को। इसका मतलब है कि यही पृथक्करण हो रहा है, अलगाव तो यही हो रहा है ना। F2 पीढ़ी के पौधों में क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो जो मेंडल का दूसरा नियम निकला गाइज, पृथक्करण का नियम, वो कहां से निकला है, मेंडल के पहले प्रयोग के दूसरे F2 पीढ़ी के अनुपात से निकला है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहां देखो लंबा भी था बौना, पौधा तो सिर्फ लंबा है F1 पीढ़ी में, लेकिन इसमें बौने वाला भी कैरेक्टर है। वो एक अलग बात है कि अपने आप को नहीं दिखा पाया, लेकिन है उसके साथ। तो क्या हुआ कि दो भिन्न, ठीक है, यहाँ लंबा भी है बौना भी है, दोनों कारक हैं, लेकिन दिख लंबा ही रहा है। तो दोनों क्या हुआ, कारक है साथ में। तो इनको जब जर्मिनेट कराया तो लंबा अलग बौना अलग हो गया। मतलब कि दो भिन्न कारक लंबा बौना दोनों F1 पीढ़ी में साथ रह रहे हैं, लेकिन कितने भी समय के लिए, एक पीढ़ी तक पूरा साथ रहे, लेकिन जब अगली पीढ़ी के लिए उगाया तो अलग हो गए। इसका मतलब दोनों साथ जरूर रहे लेकिन आपस में मिले नहीं, वो अवसर आने पर पृथक हो गए, अर्थात शुद्ध रूप में क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसी को ही युग्मकों के शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं गाइज। इसे कार्ल कोरेंस ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल कोरेंस ने इस नियम को क्या किया था, दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं लिखा कैसे जाए। ये उत्तर है। तो सबसे पहले जो भी प्रश्न रहेगा उसका हेडिंग डालिएगा, मेंडल का पृथक्करण, मेंडल का पृथक्करण का नियम। ठीक है, ये डाल दिया। तो इसे लिखोगे कि कार्ल कोरेंस, एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के
तीसरे निष्कर्ष को, ठीक है, मेंडल के दूसरे नियम अर्थात पृथक्करण नियम के रूप में घोषित किया, पृथक्करण के रूप में घोषित किया। ठीक है, क्या किया, नियम क्या है कि किसी आनुवंशिक कारक के, ठीक है, किसी आनुवंशिक कारक के दो तुलनात्मक, या विभिन्नता कह सकते हो, दो तुलनात्मक रूपों के कारक, ठीक है, कारक का मतलब यहाँ पर युग्मक से हो सकता है या जीन से हो सकता है, ठीक है, कारक कितने समय, ठीक है, कारक क्या हो, कितने समय, ठीक है, कितने समय के ही लिए साथ साथ रहने पर, ठीक है, साथ साथ रहने पर, ठीक है, साथ साथ रहने पर। यहां देखो लंबा के साथ बौना भी है, ठीक है, दिखा नहीं अलग बात लेकिन बौना है, तो एक पीढ़ी तक साथ रहा, लेकिन अगली पीढ़ी में जाकर वो क्या हो रहा है, अपने आप को अलग कर रहने पर भी वे अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात मिलते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात ठीक है, अपरिवर्तित रहते हैं मतलब अर्थात क्या है, शुद्ध अवस्था में बने रहते हैं, शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया नियम, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रूल्स हो गया, नियम हो गया। और इसी को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा शंकरों के विलगन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अब हम हटा लेते हैं थोड़ा सा, ये आप समझ गए होंगे, इसको हटाते हैं। इसे, ये मेन नियम आपका यहीं तक है, ठीक है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम तथा शंकरों के विलगन का नियम, शंकरों के विलगन का नियम भी कहते हैं, शंकरों के विलगन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या कि कार्ल कोरेंस ने मेंडल के तीसरे निष्कर्ष को दूसरे नियम अर्थात पृथक्करण नियम के रूप में घोषित किया, और इसमें कहा किसी आनुवंशिक कारक के दो तुलनात्मक रूप अर्थात एक लंबा और एक बौना कितने भी समय के लिए एक साथ ना रहें फिर भी वो अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात शुद्ध अवस्था में बने होते हैं, और जब अगली पीढ़ी आएगी तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है और शंकरों के विलगन का नियम भी कहलाता है गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, रोग जनक क्या है, मनुष्य में टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड बुखार और सामान्य जुकाम उत्पन्न करने वाले रोग जनक का नाम व लक्षण बताइए। तो सिंपल है, पहली तो आपको ये जानना चाहिए कि रोग जनक क्या है। ठीक है, पैथोजेनेसिस, ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, रोग जनक क्या है। तो सिंपल है, रटना ही नहीं है यार, एकदम सिंपल है। रोग जान ही रहे हो, बीमारी, विकार, व्याधि, और जनक माने पैदा करने वाले, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले, रोग पैदा करने वाले जो कारक हैं, उन्हीं कारकों को हम क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, सजीव भी और निर्जीव भी। ठीक है, सजीव का मतलब जीवाणु, विषाणु, कवक, जो हमें क्या करते हैं, दाग, खाज, खजुली, कोरोना, सर्दी, जुकाम, मलेरिया ये फैलाते हैं। और जो निर्जीव कारक में है, जैसे धूल का कण, डस्ट, और साथ में मिट्टी या और अन्य प्रकार के जो निर्जीव प्रकार के पदार्थ हैं, वो भी आपको रोग फैलाते हैं। जैसे पत्थर कटाई, पत्थर घिसाई जब जहाँ होती है तो उसमें जो कण होते हैं वो फेफड़े में जा करके फेफड़ों में सिलिकोसिस नामक रोग पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। तो ये पत्थर के कणों द्वारा हो रहा है, सिलिका के कण द्वारा, इसलिए निर्जीव रोग कारक ये भी है, ये भी रोग पैदा कर रहा है, लेकिन निर्जीव कारक होगा। ठीक है, क्या होगा, निर्जीव कारक होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इसे लिखेंगे क्या कि रोग
जनक क्या है, ठीक है, वे कारक जो जीवों में, मनुष्यों का मतलब सभी जीवों की बात करते हैं, मनुष्यों में, ठीक है, रोग फैलाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, ठीक है, कवक, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, धूल कण, ठीक है, व अन्य, ठीक है, या ईटीसी कर सकते हो। तो ये क्या है कि ऐसे कारक जो मनुष्यों में अर्थात जीवों में रोग फैलाने का काम करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं, पैथोजेनेसिस। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, धूल कण, ये सब क्या है? मत बोलो, रोगजनक कहलाते हैं, पैथोजेनेसिस कहलाते, ठीक है। आप पूछ रहा है कि टाइफाइड रोग फैलाने वाले और जुकाम उत्पन्न करने वाले रोगजनक का नाम बताओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड ज्वर, या इसे आप बुखार भी कह सकते हो, ठीक है। टाइफाइड बुखार एक प्रकार का क्या है? बुखार है। यह जो होता है आंत्री बुखार, इसे आंत्री बुखार भी कहते हैं। इसका जो रोगजनक होगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये इस रोग को फैलाने का काम करता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, यही है जो टाइफाइड रोग फैलाता है, और यह दूषित जल और दूषित भोजन करने से होता है। और वैसे भी आप जानते हो कि बिना हाथ धोए खाना पीना खाएंगे तो निश्चित ही तमाम तरह के रोग कारक आपकी बॉडी में जाके रोग फैलाएंगे, ठीक है। इसलिए लाख रोगों की एक दवाई, साफ सफाई, ठीक है। तो ये हो गया। और कह रहा है इनके लक्षण बताइए। तो इनका लक्षण क्या होता है? तो आप टाइफाइड के लक्षण में कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे बदन में दर्द रहना, ठीक है, पहला। और दूसरा थकान रहना, ठीक है। तीसरा भूख ना लगना, फिर कमजोरी आना, ये भी हो सकता है, ठीक है, कमजोरी आना, ठीक है। फिर आपका पांचवा, खून की कमी भी हो सकती है, ठीक है, खून की कमी होना। ये क्या है? टाइफाइड के लक्षण हैं। और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बॉईल करके पानी पीना चाहिए, और 21 दिन तक टाइफाइड की दवा करनी चाहिए कंटिन्यू, तब जाके इसके पैरासाइट आपकी बॉडी से, साल्मोनेला टाइफी, नष्ट होते हैं। और 2-4 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा छोड़ दोगे तो फिर से हो जाएगा, रह के हो जाएगा। इसलिए 21 दिन का कोर्स पूरा करिए, तब जाके टाइफाइड पूर्ण रूप से क्या होगा? आपका समाप्त होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एक जो दूसरा बच रहा है कि सामान्य जुकाम, ठीक है। क्या है? सामान्य जुकाम की बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है, आप लोग नोट कर लो, फिर हम दूसरा लिखते हैं, ठीक है। सभी गाइस नोट करें फटाफट, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो दूसरा है सामान्य जुकाम, ठीक है, सामान्य जुकाम, ये भी वायरस से होता है। इसका जो रोगजनक क्या है? वायरस है, राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस, ठीक है, ये वायरस होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड होता है, इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। तो ये वायरस जनित रोग होता है। और इसके लक्षण की बात करें अगर हम, तो सभी लोग जानते हैं कि सर्दी होना, नंबर 2 नाक बहना, और नंबर 3 जो होगा सर भारी होना, ठीक है, सर भारी होना। ये कुछ क्या है? कॉमन कोल्ड अर्थात सर्दी के लक्षण होते हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि सभी लोग लग जाइए, जुट जाइए, अब भी समय है, और बेहतर से बेहतर परिणाम लाइए।
और क्षेत्र का नाम, विद्यालय का नाम और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन करिए, ठीक है। तो इसलिए आज के बाद से कंटिन्यू 8 घंटे रेगुलर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को कम से कम 1-1.5 घंटा दीजिए और हर घंटे हर सब्जेक्ट के बीच में 10 मिनट का गैप लीजिए और खूब पानी पीजिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।